ट्री की सफलता के बाद इसरो ने सोलर मिशन की भी शुरुआत की है। जी हाँ, बिल्कुल। 2 सितंबर 2023 को इसरो ने 11:50 पर सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से सोलर मिशन को लॉन्च कर दिया गया। PSLV C57 रॉकेट से लॉन्च किया और जिसका नाम है मिशन का आदित्य 11। जी हाँ, बिल्कुल। आदित्य मतलब सूरज, सूरज का को आदित्य बोलते हैं और 11 वो पॉइंट है जहां हमारे आदित्य 11 को पहुंचना है। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम मोनिश जिशान है। आप देख रहे हैं न्यूज़ आई नेटवर्क, सच खबर सब पर नजर। आज हम आदित्य 11 और सूरज से जुड़ी हुई पूरी जानकारियों पर चर्चा करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल। इसके पहले हमने चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक लैंड कराया और वो मात्र 3,82,000 किलोमीटर था। और ये जो आदित्य 11 का सफ़र है वो बहुत ही आसान नहीं है, बहुत टफ सफ़र है और इससे चांद से करीब 4 गुना ज़्यादा, इससे हमें 15 लाख किलोमीटर की दूरी तय करनी है। जिस दूरी को तय करने में लगभग हमें 4 महीने से ज़्यादा दिन का वक्त लगेगा। 125 से 35 दिन का टाइमिंग लगेगा और हम लोग 11 पॉइंट पर फरवरी 2024 के सेकेंड या थर्ड वीक में पहुंच पाएंगे। क्या हम पहले देश हैं जिस क्या सोलर मिशन पर जाने वाला भारत पहला देश है? जी नहीं, सोलर मिशन पर 22 बार पहले अटेम्प्ट हो चुके हैं और इसका सबसे पहला स्प्रिंट 1981 में जापान को जाता है, जिसने सोलर मिशन की शुरुआत की थी और अब तक सोलर पर 22 बार अटेम्प्ट हो चुका है, जिसमें 14 बार अकेला अटेम्प्ट अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा ने किया है। जी हाँ, और उसके साथ साथ यूरोपियन स्पेस एजेंसी ESA और नासा ने जॉइंटली रूप से कई सारे मिशन को अंजाम दिया है। फरवरी 2020 में नासा और ESA ने एक सोलर मिशन की शुरुआत की थी, जो कि उसका सफल रहा है। उसके बाद 2021 में भी नासा ने एक लेटेस्ट स्पेस रॉकेट को भेजा था जिसका नाम था पार्कर सोलर प्रोब, जो कि सूरज के बाहरी जो कक्षा है जिसका नाम कोरोना है, उसमें उसने पहुंचकर एक नया मिसाल कायम कर दिया। अच्छा, हम ये जानना चाहेंगे, क्या सूरज पर पहुंचना इतना आसान है? क्या सूरज पर कोई पहुंच सकता है क्या? जी नहीं, कभी नहीं। सूरज पर आज तक न कभी पहुंच पाया है, न कोई पहुंच पाएगा। सोचिए, जब गर्मी के दिनों में मई जून जुलाई में जब 35 डिग्री 40 डिग्री पारा होता है हमारे सर पर, जब सूरज होता है तो कितनी तपिश होती है, लगता है कि हम मर जाएंगे। और सूरज जो कि एक आग का गोला है, अपने आप में कितना गैस समेटे हुआ, क्या उसके करीब भी जा पाएंगे क्या? ये जो हमारा मिशन है, सिर्फ हम सूरज की दूरी का 1% दूरी तय करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल 1%। हमको पता है कि धरती से सूरज की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है। अपना जो आदित्य 11 है सिर्फ 1% की दूरी तय करेगा, 15 लाख किलोमीटर। कहाँ पर जाएगा? L1 पॉइंट। L1 मतलब लैरेंज पॉइंट बोलते हैं, जहाँ पर हमारा आदित्य 11 जाएगा। ये वैसा पॉइंट है जो कि वहाँ पर जाके पृथ्वी का ग्रेविटेशन और सन का ग्रेविटेशन दोनों ख़त्म हो जाएगा और यहाँ पर बैलेंस रूप में हमारा आदित्य 11 रहेगा। चूँकि चांद और मंगल ग्रह के अलावा दूसरे किसी ग्रह पर कोई धरती नहीं है जहां हम अपना कोई भी स्पेस क्राफ्ट हम वहां उस पर ये लैंड करा सकते हैं। तो ये वो एक हमारे इसरो के वैज्ञानिकों ने वो एक ऐसा 11 पॉइंट को खोज निकाला है जहां पर न ज़मीन की ग्रेविटी है, न सूरज की ग्रेविटी है। वहां पर हमारा जो आदित्य 11 जाएगा वो आराम से बीच में पैरेलल वो खड़ा होगा और वो आराम से वो सारी चीज़ें सूरज का डाटा स्कैन करके भेजता रहेगा, सूरज की जानकारी लेता रहेगा। अच्छा, आज हम ये चर्चा की जो ग्रह है वो बुध है। बुध पर भी जाना आसान नहीं है, क्योंकि वो भी पृथ्वी से काफ़ी दूर है और सूरज से काफ़ी नज़दीक है। उसके बाद शुक्र है, शनि है, पृथ्वी है, बृहस्पति है और सबसे आसान जो है वो मंगल ग्रह है। मंगल ग्रह पर
इंसान गया है और वहाँ जा सकता है, और इस पर बहुत सारी तैयारी चल रही है। वहाँ मंगल ग्रह पर तो हमारे टूरिस्ट को भी ले जाने का प्रोग्राम चल रहा है, और अपने ट्विटर के जो संस्थापक हैं एलन मस्क, उनको भी भेजने की तैयारी चल रही है। तो मंगल को छोड़कर किसी भी दूसरे ग्रह पर इंसान का जाना काफ़ी नामुमकिन के बराबर है। और सूरज, सोच लीजिए, सूरज की तो दूरी और 15 करोड़ किलोमीटर है। सारे ग्रह एक दूसरे का चक्कर काट रहे हैं, जैसे कि पृथ्वी सूरज का चक्कर काट रही है, चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर काट रही है। उसी तरह सूरज भी है, वो मिल्की वे आकाशगंगा का चक्कर काट रही है, और सारे ग्रह एक दूसरे का आपस में चक्कर काट रहे हैं। और यहाँ पर ये बात जानना ज़रूरी होगा कि सूरज बड़ा है या पृथ्वी बड़ा है या चाँद बड़ा है। सूरज बहुत बड़ा है। सूरज पृथ्वी से काफ़ी करीब है, जिसकी 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी है, और बाकी इसके अलावा जो तारे हैं इससे भी बड़े हैं। तो चाँद के मुकाबले चाँद जो है वो धरती का सिर्फ 27% है। धरती का जो एरिया है उसका चाँद सिर्फ 27% के बराबर है। यूँ मान लीजिए कि एक अफ्रीका देश की जितनी ये है उसका एरिया, उतना चाँद है। लेकिन एक सूरज जितना बड़ा है, उसमें हमारा एक पृथ्वी जैसा 13 लाख धरती उसमें समा जाए। हमारी पृथ्वी कितनी बड़ी है, उसमें समुद्र को भी जोड़ लीजिए, और पूरे समुद्र, पूरे इंसानी एरिया, पूरे पृथ्वी को लेके एक सूरज में अकेले 13 लाख पृथ्वी समा जाएगी। सोच सकते हैं, मान लीजिए कि उदाहरण के लिए छोटा सा समुद्र एक बड़ा सा फुटबॉल है, उसके सामने पृथ्वी जो एक छोटा सा कांच की गोली कंचा है, और वैसा कंचा जो है उसमें 13 लाख समा सकती है। समझ सकते हैं कि सूरज कितना बड़ा है। अगर सूरज नहीं होता तो फिर हमारा अस्तित्व नहीं होता, धरती नहीं होती, और सारी चीज़ें सूरज की रोशनी पर ही सब कुछ टिका है। हम सूरज की रोशनी से ज़िंदा हैं। जो भी लिविंग थिंग्स है वो सूरज की रोशनी से चल रहा है। अगर सूरज की रोशनी ज़मीन पर ना आती तो पूरा ज़मीन जो है वो पानी से ढक जाता। चूँकि सूरज की रोशनी जो है वो समुद्र का 30% पानी को एब्जॉर्ब करता है, वो वेपोराइजेशन होके और वो भाप बन के वो आकाश में जाता है, और पानी का और ज़मीन का जो है बैलेंस बराबर बना रहता है। अब ये हम बात करेंगे कि जो सूरज जो चक्कर काटता है, जैसे कि ज़मीन चाँद पर एक दिन 14 दिन का होता है ना ज़मीन के, और वो चक्कर काट रही है ना। और उसी तरह जो सूरज जो चक्कर काट रहा है मिल्की वे का, आकाशगंगा का, तो उसको एक चक्कर लगाने में सूरज का 25 करोड़ साल लगता है। सूरज को मिल्की वे का, आकाशगंगा का चक्कर काटने में 25 करोड़ साल लगता है। समझ सकते हैं कितना टाइम लगता है। और ये जो हमारा सूरज है इसका भी एक लाइफ है। हमारे ऐसा वैज्ञानिकों का मानना है कि हमारा सूरज अपनी आधी ज़िंदगी ख़त्म कर चुका है। 4.5 अरब साल पुराना ये इसकी लाइफ हो चुकी है, और लगभग इतना 4.5-5 अरब साल और सूरज की लाइफ बची है। सूरज की स्पीड जो है वो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से उसकी रोशनी हमारे ज़मीन पर आती है। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से। तब 8 मिनट और 16 सेकंड में सूरज की रोशनी हमारे पृथ्वी पर आती है। ऐसा माना जाता है कि प्रकाश सबसे तेज़ ट्रेवल करता है, उसके बाद जो है वो साउंड, जो ध्वनि है, वो आवाज़ जो है वो सफ़र करता है। तो अब ये बता दें कि जो सूरज है उसमें बहुत सारा लेयर है ना, तो उसमें गर्मी कितनी, यहाँ जो हम 40 डिग्री 50 डिग्री की गर्मी में लगता है कि हम जल जाएंगे, झुलस जाएंगे। और सोचिए हम सूरज के पास जाने की बात कर रहे हैं, तो पास जा रहे हैं वो भी 1%, तो उसकी दूरी की हम 1%, 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर हमारा चाँद है और सूरज है, हम जा रहे हैं 15 लाख किलोमीटर, चूँकि उससे आगे कोई जा ही नहीं सकता। उसके आगे जो है वो सूरज की ग्रेविटी स्टार्ट हो जाती है,
और सूरज की ग्रेविटी जो है पृथ्वी की ग्रेविटी से कई गुना ज़्यादा है। उसके ऊपर जाएंगे तो फिर सूरज अपने आप में समा लेगा और वो किसी भी चीज़ का अस्तित्व नहीं बचेगा। और अमेरिका में वहाँ जो सूरज का एक जो मिनिमम जो टेम्परेचर है वो है 600 डिग्री सेल्सियस मिनिमम, जो कि उसका बाहरी कोर है, जो उसको माना जाए कि सूरज एकदम खुश मिजाज हो, हंसता हुआ हो। तो सबसे कम तापमान 600 डिग्री टेम्परेचर। सोचे यहाँ 40 डिग्री 50 डिग्री 30-35 डिग्री में हमारा क्या हाल हो जाता है, वहाँ मिनिमम जो है टेम्परेचर वो है 600 डिग्री। जो सबसे कम 600 डिग्री है तो उसके अंदर का क्या तापमान होगा, यू कैन फील, आप समझ सकते हैं। उसके अंदर का तापमान है 1,56,00,000 डिग्री सेल्सियस की गर्मी है। सूरज के भीतर 1,56,00,000 डिग्री सेल्सियस, आप समझ सकते हैं। आप 40 डिग्री 50 डिग्री में हमारा क्या हाल होता है। सबसे कम जो गर्मी है वहाँ बाहरी कोर में वो 600 डिग्री सेल्सियस। और सूरज का जो इनर लेयर है, जो आंतरिक लेयर है, उसमें 1,56,00,000 डिग्री सेल्सियस की गर्मी है। अमेरिका ने एक शोध में कहा था, एक रिसर्च में बताया कि सूरज के तापमान का 1 सेकंड का इस्तेमाल अगर अमेरिका कर ले, अगर करने का मौका मिल जाए, तो उससे अगले 38,000 साल तक बिजली की जरूरत नहीं पड़ेगी। सोच लीजिए, किसने कहा? अमेरिका ने कहा कि अगर सूरज की रोशनी का 1 सेकंड का इस्तेमाल अगर हम कर पाएँ तो 38,000 साल तक फिर हमें एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिजली की ज़रूरत नहीं कर पाएगी। इतना हम बिजली स्टोर कर पाएंगे। सोच, पृथ्वी का जो ये बाउंड्री लाइन कहाँ तक है, मतलब जहाँ पर हम कोई चीज़ ऊपर फेंके और फिर वो नीचे वापस ना आए तो समझ लेंगे हमारा पृथ्वी का हद ख़त्म। हम सब जानते हैं कोई भी चीज़ को ऊपर उछालते हैं तो वो नीचे आता है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण की वजह, पृथ्वी में ग्रेविटेशन होता है, ग्रेविटी होता है, जिस वजह से वो नीचे आता है। और जब हम कोई चीज़ ऊपर फेंके और वो ऊपर का ऊपर चला जाए तो समझिए कि हमारा बाउंड्री लाइन पृथ्वी का ख़त्म हो गया। जैसे ही हम पृथ्वी से 8 किलोमीटर ऊपर जाते हैं तो ऑक्सीजन कम होने लगता है, फिर उसके ऊपर जाते हैं तो और ऑक्सीजन कम होने लगता है, फिर ब्रह्मांड खत्म हो जाता है। चूँकि हमारा हवाई जहाज़ जो उड़ता है वो 35,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ता है, उसके ऊपर जो है वो हमारा पृथ्वी का जो है एरिया ख़त्म हो जाता है, इसकी दादागिरी ख़त्म हो जाती है। अब ये सवाल यही आता है कि हम जो सूरज पर बात कर रहे हैं लगातार, क्या सूरज की भी लाइफ है? सूरज की लाइफ कितने दिन बची है? अभी बहुत समय है, घबराने की बात नहीं है। अभी 5 अरब साल लगभग बाकी। चूँकि सूरज में भी हीलियम गैस है और लिथियम है, हाइड्रोजन है, हीलियम है, ये सारा गैसें धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। और एक दिन ऐसा आएगा कि वो सारा गैस ख़त्म हो जाएगा तो सूरज का आकार और बड़ा हो जाएगा। समझ सकते हैं कि अभी सूरज का आकार इतना है तो इसमें कितनी पृथ्वी समा जाएगी। मैंने आपको इसको पहले बताया। और जब धीरे धीरे फूलने लगेगा तो उसका आकार और बड़ा हो जाएगा। तो वो सबसे पहले अपने नज़दीकी बुध पर हमला करेगा, फिर शुक्र पर हमला करेगा, फिर हमारी बारी आएगी। जब तक हमारी बारी आएगी तब तक जो है वो धरती से जो है ये सजीव का धीरे धीरे नाश होना ख़त्म हो जाएगा। सबसे पहले पेड़ पौधे ख़त्म हो जाएंगे, फिर जानवर ख़त्म हो जाएंगे, उसके बाद फिर हमारी बारी आएगी। ऐसा माना जाएगा कि जब सूरज की रोशनी ख़त्म हो जाएगी तो प्रलय आएगा, क़यामत आएगा। ये सारी चीज़ें कही गई हैं, दुनिया फना हो जाएगी, ये दुनिया फना होने वाली चीज़ है। तब जो है सूरज एक आम की चुसी हुई गुठली की तरफ बच जाएगा और वो काला रहेगा, क्योंकि सारी उसकी एनर्जी ख़त्म हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें मानी गई है, उसके बारे में अभी हमको सोचना नहीं है। अभी ये जो हमने आदित्य 11 लॉन्च किया है, इसको 125 से 35 दिन का सफ़र लगेगा है ऊपर जाने में। तो इसमें ये करेगा क्या? अभी ये बेसिकली जो 16 दिन का टाइम है ना इसका, आदित्य 11, ये हमारा पृथ्वी के ही कक्षा में घूमेगा। वो जो PSLV 57 से जो लॉन्च किया गया था तो उसमें 63 मिनट के बाद वो जो रॉकेट था PSLV C57 ने अपने आप को अलग कर दिया कि भैया मेरा एक कक्षा में पहुंचा दिया कि अब पृथ्वी से कक्षा है ना, मैंने पहुंचा दिया, अब तुम्हारी बारी। वो वहां से अलग हो गया। अब जो है वो आदित्य 11 वो खुद अपना सारा काम कर रहा है। वो 16 दिन तक जो है वो पृथ्वी के का चक्कर काटेगा। उसके 16 दिन के बाद का जो उसका सफ़र होगा वो उसका सूरज के लिए होगा, 11 पॉइंट के लिए होगा। तो
तो यहाँ पर समस्या ये आती है कि काफ़ी इन 16 दिनों में 5 बार जो हमारा आदित्य L1 है वो पृथ्वी के चक्कर काटेगा। सवाल ये है कि रास्ता काफ़ी लंबा है, हमको एनर्जी भी बचाना है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा उसमें एनर्जी डाल के भेज नहीं सकते। ऐसे ही हमारा 321 टन का वज़न है जो हमने आदित्य L1 को भेजा, यहाँ से लॉन्च किया था, तो इसका वेट था 321 kg। और तो इसके बाद वाली चीज़ें जो है वो उसमें सोलर पैनल लगा है, सनलाइट से वो अपना खुराक लेके वो चार्ज होके वो चलता है। और इसका सारा कंट्रोल जो है वो इसरो के पास है, कब उसका इंजन बंद करना है, कब उसका इंजन ऑन करना है, ताकि वो एनर्जी बचा पाए। इस तरह वो 100 दिन से ज़्यादा का सफ़र, वो 16 दिन के बाद जो 110-12 दिन या 115-20 दिन का जो सफ़र होगा, वो उसका असल मिशन जो होगा वो सूरज के लिए होगा। तो इसके बाद अब हम इस पर चर्चा करते हैं कि L1 पॉइंट क्या है। L1 एक सबसे सेफ है, हमने पहले भी बताया कि लैरेंज पॉइंट कहा गया है। ये सबसे सेफ पॉइंट है जिसको हमारे इसरो के वैज्ञानिकों ने खोज के निकाला है, जहाँ धरती की भी ग्रेविटी और सूरज की भी ग्रेविटी ज़ीरो है, दोनों आपस में अपने तरफ नहीं खींच पाएंगे। वो वहाँ जाके हमारा आदित्य L1 जो है आराम से हवा में झूल पाएगा, क्योंकि वहाँ कोई ज़मीन नहीं है कि वो लैंड कर पाएगा। ये एक फिक्स जगह है जहाँ वो काम करेगा, घूमता रहेगा। यूँ कहें कि वो सूरज को वहाँ से वो निहारता रहेगा एक पोजीशन में रह के। सूरज के हर वक्त वो सूरज पर नज़र रखेगा, सूरज की जो भी एक्टिविटीज़ है उन पर नज़र रखेगा। उसकी सारी रिपोर्ट जो है वो इसरो को देगा। ये चंद्रयान 3 की तरह 2 घंटे 3 घंटे में काम करना शुरू नहीं कर देगा। इसका 15 से 30 दिन का फेज होगा। वो पहले वहाँ जाके वहाँ देखेगा चीज़ों को, 15 से 20 दिन 25 दिन के बाद ही वो जानकारी भेज पाएगा। और ये फरवरी के एंड या मार्च से जो आदित्य L1 है वो अपनी जानकारी इसरो को भेज पाएगा। उसके बाद जो है इसरो उस पर अपना आगे काम कर पाएगा। आदित्य L1 का जो लाइफ होगा ये 5 साल होगा, और ये 5 साल तक वहीं टिका रहेगा। और यूँ कहें कि वो धरती की, वो सूरज की चुगली खाता रहेगा कि सूरज क्या कर रहा है, सूरज इतना गर्म क्यों है ना, सूरज पर क्यों यानी सूरज की वजह से जो सारी चीज़ें क्यों हो रही है, उसकी बाहरी सतह कैसी है। उस पर 7 चीज़ें मशीनरीज लगाई गई है जिसमें वो अलग अलग चीज़ों से वो स्कैन करके सारा रिपोर्ट देता रहेगा, डाटा भेजता रहेगा। और वो सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो देता रहेगा इसरो को कि सूरज का नेचर क्या है, ऐसा क्यों है, जो भी चीज़ें मौसम में अगर बदलाव होती है तो इसमें सूरज का क्या रोल है, पृथ्वी और दूसरे ग्रह पर इसका क्या रोल है। ये सारी चीज़ें की जानकारी इसरो को देता रहेगा हमारा आदित्य L1। और इसरो जो है इससे रिसर्च करके हम तक सारा डाटा पहुंचाता रहेगा, और इससे आगे आने वाले जो भविष्य में जो मिशन होगा उसमें कामयाबी मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करें, ताकि हम आपके लिए और बेहतर वीडियो बना सकें। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में कुछ छूट गया है, कोई और जानकारी देनी चाहिए या कोई गलत जानकारी है, तो ये आप मुझे कोट कर सकते हैं, आप मुझे उसके बारे में बता सकते हैं, ताकि हम और बेहतर आपके लिए वीडियो बना सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।